लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें लीजिए सुनिए संचालक महामारी नियंत्रण डॉक्टर सुभाष मिश्रा से ली गई भेंटवार्ता। विषय है मॉनसून के मौसम में होने वाली बीमारियों के कारण और बचाव। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं विकल्प रंजन शुक्ला। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम बातों बातों में। श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। मानसून के आगमन से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा सकती है। लेकिन बारिश के इस मौसम में कई तरह की बीमारियां भी फैलती हैं जो चिंता का कारण बनती हैं। खासतौर से मच्छरों की वजह से होने वाले रोगों की संख्या काफी बढ़ जाती है इन दिनों। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के संचालक महामारी नियंत्रण डॉक्टर सुभाष मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर सुभाष मिश्रा, हम ये जानना चाहते हैं कि बारिश के मौसम में आमतौर पर किस तरह की बीमारियां या रोगों की आशंका ज्यादा रहती है? बारिश के मौसम में 3 प्रकार की बीमारियां सामान्यतः बढ़ जाती हैं। एक तो जो बारिश की वजह से होती है, पानी में खराबी की वजह से। जी। बारिश में पानी की शुद्धता ठीक नहीं होने से वो बीमारियां हो जाती हैं। जी। दूसरा, बारिश के सीजन में मौसमी कीटाणु जी ये बढ़ जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का, संक्रमण का खतरा और डर बढ़ जाता है। जी। तीसरा होता है कि कीड़े मकोड़े और मच्छर। जी। मच्छर सबसे आखिरी में इसलिए मैंने कहा कि ज्यादातर बीमारियां मच्छरों के कारण हो रही हैं। जी। जो कि हमारे लिए कंसर्न का एक विषय है। जी। और इससे हमको बचाव करने की आवश्यकता पड़ती है। ये देखते हैं कि इस मौसम में आमतौर पे जो बीमारियां होती हैं, एक तो वायरल भी होता है, फिर आमतौर पे सर्दी खांसी भी देखी जाती है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। तो इसकी वजह क्या होती है? मतलब किन वजहों से? एक तो आपने बताया दूषित पानी की वजह से। क्या वजह है कि ये बीमारियां ज्यादा होती हैं बारिश के मौसम में, और जो मौसम है चाहे वो गर्मी हो या ठंड का मौसम हो, इसकी तुलना में ज्यादा देखी जाती हैं? बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाने की वजह से जी संक्रमण दर ज्यादा हो जाता है। जी। इसमें बॉडी का जो इन्फेक्शन है जी, फंगल इन्फेक्शंस हैं जी, या आंख में कॉर्नियल अल्सर होता है जो वो भी फंगल हो जाता है जी। और इसी मौसम में एक फेवरेबल कंडीशन प्राप्त करके ये कीटाणु पनपते हैं जी। दूसरा होता है पानी की खराबी की वजह से, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी साफ सुथरा मिलना कठिन हो जाता है जी। क्योंकि इधर उधर का पानी सब एक जगह इकट्ठा हो रहा है और जो पीने के पानी के स्रोत हैं वो उससे मिश्रित हो रहे हैं जी। इसमें कीटाणु बह करके आ जाते हैं जी। एक तो उसमें डायरिया होता है जी। दूसरा डिसेंट्री होती है। डिसेंट्री माने जिसमें आंव बोलते हैं जी। तो दस्त लगना, अगर उसके साथ में ब्लड भी आ रहा है, खून आ रहा है, तो उसको आंव कहते हैं जी। तीसरा होता है टाइफाइड जी। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं, बड़ी कॉमन हैं, और इसकी वजह से लोगों को संक्रमित पानी के कारण से होता है जी। एक और बीमारी है जिसे पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं जी। यह भी संक्रमित प्राणी या मुंह के रास्ते से कोई संक्रमित वस्तु खा लेने से जी हमें होती है जी। तो ये बीमारियों से हमको इस दौरान ज्यादा सावधानी की आवश्यकता पड़ती है जी। बिल्कुल। मच्छर की वजह से होने वाली जो बीमारी है वो डेंगू और मलेरिया प्रमुख रूप से है जी। इसके अलावा भी कुछ बीमारियां होती हैं जो मच्छरों से होती हैं जी। किंतु डेंगू और मलेरिया का हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ज्यादा प्रकोप है। प्रकोप ज्यादा होने की वजह से हमें इसमें सावधानी भी रखने की जरूरत होती है जी। तो जैसे आपने अभी मलेरिया और डेंगू की बात की जी, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं? मतलब किसी व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसे ये रोग हो गया, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? और आमतौर पे हमारी कोशिश रहती है कि लोक प्रसारक के नाते कि हम लोगों को उसके रोकथाम के बारे में बताएं। एक बार बीमारी हो जाने के बाद तो ठीक है, उसे इलाज करवाना ही है, लेकिन बीमारी हो ही ना, इसके लिए वो क्या सावधानी बरते? तो आप दोनों चीजें बताइए। यदि हम मलेरिया और डेंगू की बात करें तो क्या सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे कि ये ना हो, और यदि हो गया है किसी व्यक्ति को तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं इसके? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बीमारी और उससे बचाव जी दोनों महत्वपूर्ण है जी।
चिकित्सक के नाते मैं चाहूँगा कि बचाव पर हमको अधिक ध्यान दें ताकि ये बीमारी ना हो। डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारी मच्छर के काटने से होती है। डेंगू में बुखार के साथ में हाथ पैर में और जोड़ों में दर्द, आंखों में लाली और शरीर में थकान, भूख नहीं लगना, ये लक्षण होते हैं। मलेरिया में बुखार रहता है, हाथ पैर में दर्द रहता है, बुखार कम ज़्यादा होते रहता है और ये दोनों मच्छरों के काटने से होते हैं। इस वजह से हमको मच्छर के स्रोत नियंत्रण का कार्य करना चाहिए ताकि मच्छरों को हम पनपने ही ना दें। डेंगू का मच्छर अलग है, मलेरिया का मच्छर अलग है। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, मलेरिया का मच्छर रात में काटता है। अच्छा, ये एक नियम है कि डेंगू का जो मरीज है उसे मच्छरदानी में रहना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि मच्छर इसका दिन में काटता है तो उस व्यक्ति को दिन में मच्छरदानी में रखने से ही हम उसको फैलने से रोक पाएंगे ताकि वो मच्छर उसे काट के दूसरे को ना फैला सके। और मलेरिया का मच्छर रात में काटता है तो रात में तो जनरली आदमी सोता है तो मच्छरदानी लगा के सो सकता है। बिल्कुल। तो प्रमुख बात यह है कि दोनों में लक्षण बुखार है और हाथ पैरों में दर्द, कमजोरी ये है। अब मैं आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को अन्य बीमारियां हैं, जैसे जिनको हम लोग हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, ये बीमारी वाले, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति, ये लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। ऐसे कहा जाए तो डेंगू में भी, मलेरिया में भी या अन्य बीमारियों में ऐसे कोई गंभीरता होना नहीं चाहिए। ये ठीक होने वाली बीमारियां हैं, किंतु हाई रिस्क के ग्रुप में जो आते हैं उन्हें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो हमें बचाव पर ध्यान देना है, भी मच्छरदानी लगाना है। डेंगू के मरीज को दिन में भी लगाना है और रात में तो सबको लगाना ही चाहिए। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी अगर जमा होता है तो मच्छर उसमें अंडे देता है, वहां से वो फिर फैलता है। अगर तो खुला हुआ पानी, जनरली ये देखा गया है कि बरसात में छत में कुछ खाली डिब्बे पड़े हुए हैं, उसमें बरसात का पानी जमा हो गया, वहां मच्छर को मौका मिल जाता है अंडे देने का। बिल्कुल। तो हमें ये सावधानी रखना होगी कि कोई भी खुला बर्तन ना रहे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास में अगर कोई भी बर्तन में पानी जमा है तो हर हफ्ते उसको बदल दें और जरूरत पड़ने पे अन्य जो फॉगिंग की तरीके हैं। जैसा भी क्या है कि अभी गर्मी का मौसम रहा है तो आमतौर पर घरों में जो है वो कूलर रहे, कूलर में भी पानी भरा रहता है। भले ही बारिश का मौसम आ गया, कूलर उन्होंने उस जो है वो चलाना बंद कर दिया हो, लेकिन पानी उसमें भरा रहता है तो उसे भी हटा देना चाहिए, उसे भी खाली कर देना चाहिए, क्योंकि वहां भी तो पनप ही सकते हैं। बिल्कुल। कूलर के पानी में इवन जो फ्रिज के पीछे एक ट्रे होती है ना, जो इसको डिफ्रॉस्ट ट्रे कहते हैं, वहां पानी जमा हो जाता है। तो ये भी देखा गया है। तो हमें जहां भी पानी जमा हुआ है उसको ये हर हफ्ते बदलने की आदत डालना चाहिए। सर, ये जो बारिश का मौसम है इसमें कई बार ये देखते हैं कि जैसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, सर्दी भी हो जाती है लोगों को, ये किस वजह से होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? कॉमन कोल्ड या एक वायरल इन्फेक्शन है और अभी वायरल फीवर भी इसके साथ में होता है। कॉमन कोल्ड में और वायरल फीवर में बुखार का ही अंतर है। सर्दी खांसी इम्यूनिटी कम होने से होती है और इम्यूनिटी कम होने का प्रमुख कारण है तापमान में बदलाव। तेज पानी गिर गया तो ठंडा हो जाता है मौसम, फिर धूप निकल आई तो गर्म हो जाता है, तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उससे हमको बचने के लिए ठंडी गर्मी से परिवर्तन है, उसको सहने के लिए अपने को पर्याप्त प्रबंध करना होगा, कपड़े के माध्यम से या बाहर जाना नहीं जाना, इसको ध्यान में रखते हुए। दूसरा बात ये होता है कि गीले कपड़े पहने रहने से हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है। बाहर का तापमान भी कम है, आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी से इन्फेक्शन पनपता है। तो हमको ये सावधानी रखना होगी। वायरल फीवर और कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से इम्यूनिटी के बढ़ाने से हम इसको रोक सकते हैं। कई लोग इसके लिए काढ़ा का इस्तेमाल भी करते हैं, गर्म पानी से गरारे भी करते हैं और नाक और कान को खुला नहीं रखते। डॉक्टर साहब, इस इंटरव्यू की शुरुआत में आपने बताया कि ये जो मौसम होता है मानसून का, इसमें हेपेटाइटिस से, टाइफाइड और पीलिया के भी मामले काफी देखे जाते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है, कैसे इससे क्या सावधानियां बरत कर इनसे बचा जा सकता है? हेपेटाइटिस या इसको हम सामान्य भाषा में पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस मतलब लीवर का इन्फेक्शन और पीलिया यानी शरीर में पीलापन।
तो पीलापन हेपेटाइटिस के बाद डेवलप होता है जी। और ये दूषित पदार्थों के सेवन से ही फैलता है जी। पानी में या खाने में अगर हेपेटाइटिस के कीटाणु हैं तो हेपेटाइटिस से दूसरे को हो जाता है जी। सामान्यतः अगर हम ध्यान रखें यानी खाना और नींद पूरी हो, पानी खूब पिएं, जरूरत पड़े तो भर्ती हो जाएं। इसके लक्षण क्या होते हैं? मान लीजिए किसी को हो गया तो कैसे वो समझ ले शुरुआती तौर पर कि हो गया है उसे, ताकि उसको समय पर इलाज उसका शुरू हो जाए। हेपेटाइटिस के प्रारंभिक लक्षणों में भूख नहीं लगना होता है, बुखार भी आता है जी। और ज्यादा होता है तो फिर पेशाब का रंग भी पीला होने लगता है जी। हाथ पैर में भी पीलापन दिखाई देता है, आंख में पीलापन आ जाता है जी। तो ये लक्षण है जॉन्डिस या हेपेटाइटिस के, जो कि जॉन्डिस में कन्वर्ट हो रहा है जी। तो हमको इन लक्षणों पे तुरंत सावधानी रखना चाहिए जी। इसमें हाई प्रोटीन डाइट अपन मना करते हैं। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना रहता है जी। ताकि लीवर पे जोर ना पड़े जी। ये लीवर की बीमारी है। मतलब दाल वगैरह कम खानी चाहिए। हाँ, दाल वगैरह कम खाना चाहिए। भैया आप चावल थोड़ा खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, कार्बोहाइड्रेट उसमें है जी। बिल्कुल। इसमें बहुत से लोग इसके लिए गन्ने का रस भी रिकमेंडेड है जी, है ना, क्योंकि वो हाई लेवल का कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज है जी। तो ये लेने से हमारा लीवर पे जोर कम पड़ता है, धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाती है जी। इसमें 3 बातें जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए। पहली तो ये है कि अगर हम गन्ने का रस ले रहे हैं या जो भी अन्य पदार्थ ले रहे हैं वो साफ सुथरा हो, हाइजीनिक हो जी। दूसरा ये होता है कि हमको ये भी ध्यान देना होगा कि ये बीमारी धीरे धीरे कम हो रही है कि नहीं जी। कहीं बढ़ तो नहीं रही है। अगर बढ़ रही है तो फिर घर में इलाज नहीं होगा, अस्पताल में होगा जी। और तीसरा ये है कि इसका अन्य प्रकार से कोई इलाज नहीं है जी। कई लोग इसके लिए झाड़ फूंक वगैरह भी कराते हैं किंतु वो सफल नहीं है जी। इसमें सर ये मानसून के मौसम में ये भी देखते हैं कि लोगों को जो है वो आंखों का भी एक फंगल इन्फेक्शन प्रायः देखा जाता है, खासतौर से जो खेती किसानी का काम करते हैं या इस तरह के जो काम करते हैं। इसकी क्या वजह होती है और कैसे इससे बच सकते हैं या इसका फिर इलाज क्या होता है? आंखों में जो फंगल कॉर्नियल अल्सर होता है वो काफी गंभीर स्थिति है जी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान कटाई का, धान के लुआई का ये काम किसान लोगों को करना ही पड़ता है जी। तो उस समय यदि आंख में धान की बाली से चोट लग जाए जी तो तत्काल वो अपना काम को ना रोक करके उस काम को करते रहते हैं जी। कुछ समय के बाद उनकी तकलीफ जब बढ़ती है तब पता लगता है कि तो फंगल कॉर्नियल अल्सर हो गया है जी। क्योंकि नमी की वजह से फंगस वहां पे पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है और बढ़ता है जी। फिर उस समय अगर हमने समय पे इलाज कर लिया जी तो वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अन्यथा इसमें आंख का रोशनी हमेशा के लिए भी खराब हो सकती है जी। तो इससे बचाव के लिए ये सलाह दिया जाता है कि भाई सादा सफेद चश्मा पहन के ही जी आप घर से बाहर निकलो। अच्छा। ताकि कहीं रास्ते में पेड़ पौधे से आंख में न लग जाए, कीड़े मकोड़े भी आपके उसमें आंख में जाने से बचेगा बिल्कुल। और धान के काम करने में, क्योंकि उसके बिना तो जीवन उनका नहीं वो हो सकेगा जी। तो वो आंख की चोट को बचाएगा जी। और घर में आकर के उसको उतार के रख दीजिए तो आंख की सुरक्षा में जैसे हेलमेट जैसा ही काम करेगा, समझिए। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया कि भाई हमें जो है वो दूषित पानी नहीं पीना चाहिए और कहीं भी पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, ये तो आपने बताया। खान पान में क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए? हमको ताजा भोजन करना चाहिए जी। कि नमी की वजह से चूंकि संक्रमण फैलता है, अगर अपने भोजन को रख दिया जी और सामान्य दिनों की तरह उसको उम्मीद किया कि ये सुरक्षित रहेगा तो इसमें खतरा बढ़ जाता है जी। उसके अलावा हम सावधानी रख सकते हैं कि पानी को भी उबाल करके पिएं बिल्कुल, है ना। 15 मिनट अगर हम पानी उबाल लेते हैं कीटाणु रहित हो जाता है वो जी। या फिर पानी में एक मटके में 1 क्लोरीन की गोली डाल के 1 घंटे उसको ढांक दीजिए, उसको इस्तेमाल कर लीजिए। कुआं के किनारे में बाउंड्री होना जरूरी है जी, ताकि बाहरी पानी बह करके उसमें ना मिल जाए जी। बचाव के लिए करना चाहिए। तो ऐसे कुओं में हम बरसात के दिनों में ब्लीचिंग पाउडर भी डाल सकते हैं जिससे कि वो पानी को स्वच्छ कर देता है जी। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, कि मान लीजिए तमाम सावधानियों के बाद या कभी कुछ असावधानीवश किसी को ऐसी बीमारी हो गई। अब शहर में तो बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं और स्वास्थ्य सुविधा भी है, आजकल गांव में भी काफी हो गई हैं, लेकिन जो हमारे भाई बहन खासतौर से जो हमारे श्रोतागण ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो वो श्रोता जो आदिवासी बहुल इलाकों में हैं, दुर्गम इलाकों में हैं, यदि वो इनमें से किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो वो कहाँ पर अपना इलाज कराएं?
मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कभी कभी गांव में अप्रशिक्षित व्यक्ति भी रहता है जो पूरी चिकित्सा की उसने जो है वो कोर्स नहीं किया है और वैसी पढ़ाई नहीं की है, और रहते हैं वहां पर लोग जो कि दावा करते हैं इलाज करने का। तो उनसे बचकर वो कहाँ पर अपना इलाज कराए, किस तरह से वो स्वस्थ हो, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। सभी लोगों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए शासन की ओर से सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा हर गांव और टोला में एक मितानिन को भी नियुक्त किया गया है जी, जो कि देखरेख करती हैं, उनके पास भी दवाइयां रहती हैं। तो इधर उधर भटकने की जगह ये निःशुल्क इलाज आपको शासकीय अस्पतालों में या मितानिन के पास मिल रहा है तो वहीं इलाज कराना ठीक है, ताकि सही दवाई आपको मिलेगी, उसके उपचार की गारंटी भी होगी जी। शासकीय देखरेख में उपचार होता है, प्रशिक्षित लोग से होते हैं जी। इधर उधर इलाज कराने में कोई खतरा होगा जी, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गंभीर परिस्थिति निर्मित होने के बाद दूरस्थ अंचलों में उपचार कराना भी बहुत कठिन हो जाएगा। यदि गलत व्यक्ति के पास चले गए और गलत उपचार शुरू हो गया तो फिर वो गंभीर बन सकता है और आगे फिर उसका इलाज भी उसी तरह से मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा वक्त लगेगा ठीक होने में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष मिश्रा, आपने हमें वक्त दिया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं को दी हैं। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जी। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का अंक यहाँ संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।